जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। चलिए, ऑलमोस्ट जानते हैं कि एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम अब बाकी रहते हैं 3 चैप्टर। इसके बाद 3 चैप्टर बाकी रहते हैं, लिविंग वर्ल्ड, प्लांट किंगडम और स्ट्रेटेजी। बाकी तो पूरा हो गया सिलेबस तुम्हारा। ऐसा है तो फिर मैं लास्ट में बताऊंगा। तुमको नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। बताऊंगा लास्ट में, एट लास्ट। अपन पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर अपन लास्ट में बात करेंगे। इतना मतलब जितना आज करना है उतना पूरा कर लेते हैं। चलो, एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले एनिमल किंगडम में कौन कौन से मेंबर्स हैं। अच्छा, तुम लोगों को कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बता देता हूं मैं, है ना। तुम्हें थोड़ा सा फाउंडेशन तुम्हारा बनाता हूं, फिर अपन आगे चलेंगे। एक थोड़ा सा IQ तुम लोगों के अंदर, सबके अंदर होना चाहिए, क्योंकि तुम लोग कह रहे हो कि हमने पहली बार ही पढ़ा है ना। तो कुछ बच्चों ने पहली बार पढ़ रहे हैं, तो फिर जरूरी है। सबसे पहले देखो, एक चैप्टर है जिसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, एक चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में होता क्या है कि जितने भी लिविंग मेंबर्स हैं पूरे अर्थ में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब का क्लासिफिकेशन होता है ना। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, उसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पर है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, है ना, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सब का क्लासिफिकेशन होता है। तो उनमें सबसे पहली जो शुरुआत की थी वो की थी कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले शुरुआत की। उन्होंने 2-3 बुक्स लिखी उन्होंने, है ना, जेनेरा प्लांटेरम, है ना, और दूसरा सिस्टेमा नेचुरे। ऐसे उन्होंने कुछ बुक्स लिखी। बुक्स के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। तो जो पहला क्लासिफिकेशन उन्होंने किया उसका नाम था बायो किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उन्होंने शुरुआत की। एक उन्होंने किंगडम बनाया प्लांटे, एक किंगडम बनाया उन्होंने एनिमेलिया। 2 किंगडम है, प्लांटे और एनिमेलिया, ये 2 ही किंगडम बनाए। प्लांटे में उन सारे ऑर्गेनिज्म को रखा जिनमें सेल वॉल है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे वो आर्के बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो। जिन सब में सेल वॉल थी उन सबको प्लांटे में रख दिया, और जिनमें सेल वॉल नहीं थी उन सबको एनिमेलिया में रख दिया। ये इसने काम किया। तो ये बायो किंगडम क्लासिफिकेशन था। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे ये रियलाइज हुआ कि इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। तो 3 मेजर कमियां सामने आई। पहली कमी ये सामने आई कि इन्होंने यूनिसेलुलर को मल्टी सेलुलर के साथ में रखा हुआ है। जो सिंगल सेल वाले हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ रखा, ये पहली कमी थी। दूसरी कमी ये थी कि इन्होंने प्रोकैरियोट को यूकैरियोट को साथ रखा हुआ है। और तीसरी कमी ये थी कि इन्होंने हेट्रोट्रॉप को ऑटोट्रॉप के साथ रखा हुआ है। जैसे फंजाई है तो वो प्लांट के साथ ही रखा हुआ है, बैक्टीरिया सारे प्लांट के साथ ही रखे हुए हैं। सिंगल सेल वाले जैसे प्रोटोजोआ है तो उसको एनिमल किंगडम में रखा हुआ है। तो ये इनकी कमियां थी। ये कमियां 3 स्टेप में पूरी हुई। पहला स्टेप आया हीकल, एक साइंटिस्ट था हीकल, अर्नस्ट हीकल, जिसने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। उसका जो तीसरा किंगडम था वो प्रोटिस्टा था। उसने सारे यूनिसेलुलर को उठा के प्रोटिस्टा में डाल दिया, सिंगल सेल वाले सारे उठा दिए। अभी भी 2 कमियां रह गई। फिर आया कॉपलैंड। कॉपलैंड ने मोनेरा किंगडम बनाया और सारे प्रोकैरियोट को उठा के मोनेरा किंगडम के अंदर डाल दिया। अभी भी ये कमी रह गई कि ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप साथ में। तो 1969 में आया RH विटेकर, उसने 5th किंगडम बनाया जिसका नाम था फंजाई। और इस फंजाई में उन्होंने प्लांट में से उठा के फंजाई को सेपरेट कर दिया। ठीक है। NCERT ने फिर लिखा कि आने वाले टाइम में और भी बड़े क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। जैसे जैसे समझ बढ़ेगी वैसे वैसे और क्लासिफिकेशन करेंगे। तो एक साइंटिस्ट था कार्ल वूज, उसने 6 किंगडम बनाया। उसको 3 डोमेन क्लासिफिकेशन कहते हैं। बैक्टीरिया एक डोमेन है,
ठीक है, उसके बाद में प्रोकैरिया एक डोमेन है और एक आर्किया एक डोमेन है, यूकैरिया और आर्किया एक डोमेन है। बैक्टीरिया, यूकैरिया और आर्किया, ये 3 डोमेन थे, क्योंकि इन तीनों के एंसेस्टर कॉमन है, तीनों के अंदर 16 एसआरआरएनए था, तो इसके बेसिस पे 3 डोमेन बनाए थे। बैक्टीरिया वाले डोमेन में उन्होंने मोनेरा को रखा, आर्किया वाले डोमेन में उन्होंने आर्के बैक्टीरिया को रखा, और यूकैरिया वाले डोमेन में उन्होंने प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया को रखा। तो 4 किंगडम तो यूकैरिया वाले हो गया, एक मोनेरा वाला हो गया और एक आर्के बैक्टीरिया वाला हो गया। टोटल कितने हो गए? 6 किंगडम हो गए वहां पे कॉल बूस के बेसिस पे। तो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गए। यहां तक बात समझ मारिए। प्लांटे वाला चैप्टर क्या बताएगा? जिसमें प्लांट किंगडम के क्लासिफिकेशन होंगे, जिसमें 3 बेसिस होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनिक। तो आर्टिफिशियल बेसिस, नेचुरल बेसिस और फाइलोजेनिक बेसिस जो क्लासिफिकेशन होगा वो प्लांट का होगा। उसमें भी अलग अलग साइंटिस्ट हैं, जैसे आर्टिफिशियल देने वाला कैरोलस लीनियस और एरिस्टोटल, नेचुरल देने वाला बेंथमेन हुकर, और फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन देने वाला एंगलर, ईक्लर, एंगलर, प्रांटल, तख्तेजान, ओसवाल्ड, टिप्पो, इतने सारे साइंटिस्ट हैं। ये सब प्लांट किंगडम के अंदर आने वाले हैं। और हम जो पढ़ने वाले चैप्टर है वो कौन सा वाला है? एनिमल किंगडम, जिसमें हम एनिमल्स के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। एनिमल्स को कौन सी कैटेगरी में अलग अलग कैरेक्टर के बेसिस पे रखा हुआ है। पहले बताइए, बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हुआ? 3 चैप्टर की कहानी मैंने तुम्हें बताई है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फिर प्लांट किंगडम, और अब कौन सा आ रहा है? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में वो सारे एनिमल्स रखे हुए हैं, वो सारे एनिमल्स रखे हुए हैं जो मल्टी सेलुलर है। सबसे पहला पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना है, वो सारे एनिमल रखे हुए हैं जो मल्टी सेलुलर हैं, वो सारे एनिमल रखे हुए हैं जो हेट्रोट्रॉफ हैं, वो सारे एनिमल रखे हुए हैं जो कहीं ना कहीं लोकोमोशन शो करते हैं। ठीक है, जो कहीं ना कहीं लोकोमोशन भी शो करेंगे। वो सारे एनिमल्स को किस में रखा हुआ है? एनिमेलिया में रखा हुआ है। तो एनिमल किंगडम के सारे मेंबर कहीं ना कहीं मल्टी सेलुलर हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर को तो प्रोटिस्टा में डाल दिया है, यूनिसेलुलर को किस में रख दिया है? प्रोटिस्टा में रख दिया है। ठीक है, मल्टी सेलुलर सारे इसमें, हेट्रोट्रॉप सारे इसमें, और कहीं ना कहीं जो लोकोमोशन शो करते हैं वो सारे इसके अंदर है। राइट, अब क्लासिफिकेशन पहले अपन देखने वाले हैं ना। सबसे पहले तुम्हें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, और जहां तुम गलतियां करोगे वो भी बताता रहूंगा साथ साथ में। क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, तो क्लासिफिकेशन एनिमल्स का 2 कैटेगरी में हुआ, 2 तरीके से हुआ। पहले हम बात करेंगे ओल्ड क्लासिफिकेशन की, और फिर हम बात करेंगे न्यू क्लासिफिकेशन की। दोनों ही क्लासिफिकेशन नीट में पूछे हुए हैं। एनिमल्स के 2 तरह के क्लासिफिकेशन है, ओल्डर क्लासिफिकेशन जो पहले चलता था और न्यू क्लासिफिकेशन जो आज चलता है। ओल्ड क्लासिफिकेशन में टोटल 10 फाइलम थे। ओल्ड क्लासिफिकेशन में टोटल 10 फाइलम थे, और न्यू क्लासिफिकेशन में टोटल 11 फाइलम है। किसकी बात कर रहे हैं? तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें क्लासिफिकेशन की हायरार्की पता है? स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो किंगडम में कौन आएंगे? फाइलम ही तो आएंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? एनिमेलिया, एनिमल किंगडम। तो किंगडम में क्या रखे जाएंगे? फाइलम। तो पुराने वाले क्लासिफिकेशन के कितने फाइलम थे? 10, और अभी कितने फाइलम है? 11। ठीक है, इस 10 फाइलम की हम बात करते हैं, तो उसमें से 9 तो थे नॉन कॉर्डेटा। 9 क्या थे? नॉन कॉर्डेटा थे, और एक फाइलम जो था वो कॉर्डेटा था। क्या याद रहेगा भाई? 9 फाइलम किसके थे? नॉन कॉर्डेटा के थे, और एक फाइलम था कॉर्डेटा का। अब जो है वो 10 फाइलम तो है नॉन कॉर्डेटा के, और एक फाइलम है कॉर्डेटा का। तो यहां एक सवाल ऐसा बन सकता है कि ओल्ड और न्यू क्लासिफिकेशन में कौन से फाइलम के जो फाइलम्स हैं वो चेंज हुए हैं? तो नॉन कॉर्डेटा के फाइलम में चेंजेस आया है। पहले 9 थे, अब 10 हो गए। ठीक है, ये जो 9 फाइलम है नॉन कॉर्डेटा वाले, उसमें पहला है पॉरीफेरा। क्या तुम लोगों ने पॉरीफेरा सुना है? ठीक है, पॉरीफेरा है, पहला नाम है। दूसरा जो नाम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया भी कहते हैं, अपन सारे नाम एक साथ बाद में कभी लिखेंगे। सिलेंट्रेटा के बाद में टीनोफोरा आता है। टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस आता है। प्लेटीहेल्मिन्थीस,
फिर आता है एसके हेलमिंथीस, एसके हेलमिंथीस के बाद में आता है एनेलिडा, फिर आता है आर्थ्रोपोडा, फिर आता है मॉलस्का, और फिर था इकाइनोडर्मेटा। और जो एक कॉर्डेटा था उसके कुछ सब फाइलम थे। कॉर्डेटा को सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ था, और ये सब फाइलम थे हेमिकॉर्डेटा, दूसरा था यूरोकॉर्डेटा, तीसरा था सिफेलोकॉर्डेटा, और चौथा था वर्टिब्रेटा। अब जो नॉन कॉर्डेट्स हैं उनमें 9 तो सेम है, जो 10th है वो हेमिकॉर्डेटा है, और 1 जो कॉर्डेट है उसके जो सब फाइलम है वो 3 है। सब फाइलम 3 है, यूरो, सिफेलो और वर्टिब्रेटा। मंडे को ये टाइम नहीं है, मंडे को अलग टाइम है ना। देखो ये बताता हूं मैं। तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड क्लासिफिकेशन 10 फाइलम थे, और अब कितने फाइलम है? 11 फाइलम है। 10 फाइलम तुम्हारे सामने, 10 में से 9 तो कौन नॉन कॉर्डेटा है और 1 कॉर्डेटा है। क्या आप लोगों को नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा का मतलब पता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। नोटोकॉर्ड एम्ब्रियो में होता है जो मीजोडर्म से बनता है, और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इलास्टिक होता है ना। एम्ब्रियो में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो मीजोडर्म से डेरिवेटिव होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इलास्टिक होता है, उसको नोटोकॉर्ड कहते हैं। तो जिनके एम्ब्रियो में वो नोटोकॉर्ड होगा वो तो होंगे कॉर्डेटा, जिनके एम्ब्रियो में वो नोटोकॉर्ड नहीं होगा वो होगा नॉन कॉर्डेटा। तो ऐसे कितने नॉन कॉर्डेट हैं? ऐसे कितने थे? 9 थे। 9 में पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, एस्केलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एंडोडर्मिट्स, ये सारे नॉन कॉर्डेट में आते हैं। तो कॉर्डेट में कौन आते हैं? तो कॉर्डेट में एक ही फाइलम है, कॉर्डेटा। अब उसके सब फाइलम है। सब फाइलम है हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, और जिनमें वो नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम बन गई है वो है वर्टिब्रेटा। जिनमें वो नोटोकॉर्ड वर्टिबल कॉलम बन गई है, रीढ़ की हड्डी जिसको अपन कहते हैं, वो बन गई है, वो कौन है? वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा में कौन आते हैं? साइक्लोस्टोमा, जॉ लेस फिश, याद करो 350 मिलियन ईयर अगो, याद करो थोड़ा सा, जॉ लेस फिश का एवोल्यूशन हुआ था। तो वो जॉ लेस फिश उसमें आती है ना। फिशेज इसमें आती है, कार्टिलेज बोनी फिशेज में आती है, एम्फीबियन, रेप्टिलियन, एव्स, मैमल्स, ये सब वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट,
but all chordate are not vertebrate because chordate may be यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट एज पर न्यू क्लासिफिकेशन। नहीं समझ में बात? जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी है उन सब के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड था, इसलिए तो वो कॉर्डेट है। लेकिन जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड था उन सब के अंदर रीढ़ की हड्डी बनी है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये वो दो है जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं बनी है, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट। तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बिकॉज दे आर यूरोकॉर्डेट एंड सिफेलोकॉर्डेट। ये बात तो मैं समझ में आई। अच्छा, पहले ऐसा मान रहे थे कि जो हेमिकॉर्डेटा है ना उसमें नोटोकॉर्ड होती है, लेकिन बाद में ये पता चला, एक बहुत डीप स्टडी हुई तो उनको पता चला कि एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर तो है लेकिन वो बक्कल कैविटी का एक साइड बड है जिसको स्टोमोकॉर्ड कहते हैं या बक्कल डाइवर्टिकुलम कहते हैं। पहले ये मानते थे कि हेमिकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड है, इसलिए हेमिकॉर्डेटा को पहले किस में रखा हुआ था? कॉर्डेट के सब फाइलम में रखा हुआ था, कॉर्डेट के सब फाइलम में रखा था। बाद में पता चला कि नहीं, ये कॉर्डेट तो है ही नहीं, इसमें नोटोकॉर्ड जैसा तो स्ट्रक्चर ही नहीं है, हटाओ इसको और इसको नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेटा में डालो। तो फिर उठाया इसको और किस में रखा? नॉन कॉर्डेटा के सेपरेट फाइलम में रखा, 10th फाइलम में रखा। तो पहले हेमिकॉर्डेटा एक सब फाइलम था और अब हेमिकॉर्डेटा एक सेपरेट फाइलम है। पहले वह कॉर्डेट का एक सब फाइलम था, अब वो नॉन कॉर्डेट का एक सेपरेट फाइलम है। ऐसा कैसा टीनोफोरा के साथ भी हुआ था, सेम जो प्रॉब्लम है वो टीनोफोरा के साथ भी हुई थी। तो टीनोफोरा भी क्या था? पहले सिलेंट्रेटा का सब फाइलम था, बाद में पता चला कि नहीं, उसमें निडल तो होती नहीं है, निडोब्लास्ट सेल तो होती नहीं है, फिर उसको टीनोफोरा को पहले एनिडेरिया का था, पहले उसको बोला था एनिडेरिया, फिर उसका रखा नाम टीनोफोरा। तो टीनोफोरा भी अभी सेपरेट फाइलम है, पहले वो सब फाइलम था। तो वो कौन कौन से फाइलम है जो पहले एज ए सब फाइलम स्टडी किए जाते थे? हेमिकॉर्डेटा और टीनोफोरा, याद रखेंगे। वो कौन कौन से फाइलम है जो पहले एज ए सब फाइलम स्टडी किए जाते थे? वो है हेमिकॉर्डेटा और टीनोफोरा। ये पहले सब फाइलम थे, अब ये सेपरेट फाइलम है। यहां तक क्लियर हुआ क्या? कंफर्म? तो बताओ मेरे को, व्हाट इज नॉन कॉर्डेट? जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड नहीं है। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि नॉन कॉर्ड नोटोकॉर्ड नहीं होता है, जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड नहीं होता है वो तो है नॉन कॉर्डेट, जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड होता है वो है कॉर्डेट। और वो नोटोकॉर्ड अगर रीढ़ की हड्डी बन जाए, वर्टिबल कॉलम बन जाए तो वर्टिब्रेट, तो उसको अपन वर्टिब्रेट्स कहते हैं। ये लिखेंगे सारे अपन। अभी तो मैंने तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दिया है कि हम पढ़ने वाले हैं क्या हैं। तो हम इस पूरे क्लासिफिकेशन में, इस पूरे चैप्टर में पॉरीफेरा से शुरू करेंगे और वर्टिब्रेटा के मैमेलिया पे खत्म करेंगे। इसमें हम कॉकरोच डालेंगे, इसमें थोड़ा फ्रॉग भी ऐड करेंगे, इसमें थोड़ी बहुत जो है अर्थवर्म की कैटेगरी भी डालेंगे उसमें, ऊपर से उसको थोड़ा सा। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट नहीं है क्या? अरे वर्टिब्रेटा में तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है ना, तभी तो ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बोला है मैंने। हाँ, तो हमने क्या बोला है? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, क्योंकि जो वर्टिब्रेटा है उन सब के एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है, लेकिन जिनके एम्ब्रियो में नोटोकॉर्ड है उन सब के अंदर वर्टिबल कॉलम बना, ये जरूरी नहीं है। इतनी सी बात है। चले आगे क्या? डन? अब देखो, मैं एक बहुत जबरदस्त लाइन लिखूंगा पहले और फिर मैं बताऊंगा, देखो एक क्वेश्चन आता तो तुम कैसी गलती करते। ठीक है ना? मैं एक लाइन लिखूंगा पहले। एनिमल्स, हाँ नहीं, उससे भी पुराना था वो, ओल्ड से ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन में था। हाँ, तो एनिमल्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, but they are similar in some fundamental features. एग्जाम्पल में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, थर्ड है सिमेट्री,
फोर्थ है एम्ब्रियोनिक डर्म्स, फिफ्थ है बॉडी सील और सिलोम, सिक्स्थ है सेगमेंटेशन और जो सेवेंथ है वो है नोटोकॉर्ड। देखो यहाँ सुने सब लोग, जिन बच्चों ने पहले कभी कुछ पढ़ा हुआ है तो उनको ये समझ में आएगा कि जो एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन जो किया हुआ है वो कौन कौन से बेस पे किया हुआ है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी, इसके अलावा सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है, कौन सी सिमेट्री है, एम्ब्रियोनिक डर्म्स के बेसिस पे डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म में कौन कौन से लेयर्स उसके अंदर अवेलेबल है, बॉडी सील, बॉडी के अंदर कैविटी बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ए सिलोमेट है, स्यूडोसिलोमेट है, यू सिलोमेट है, किस टाइप की बॉडी कैविटी उनके अंदर है, और सेगमेंटेशन यानी बॉडी में मेटामेरिज्म है या नहीं है, एक्सटर्नली डिवाइडेड है, इंटरनली डिवाइडेड है, किस टाइप से बॉडी डिवाइडेड है, और लास्ट में नोटोकॉर्ड है या नहीं है। तो इस बेस पे ये 7 ऐसे बेसिस हैं जिसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है ना। अब बच्चे यही पढ़ते हैं ना, बच्चे यही ध्यान देते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि क्लासिफिकेशन कौन कौन सी सिमिलैरिटी के बेसिस पे किया जाता है, या ये सिमिलर कैरेक्टर होंगे या डिसिमिलर कैरेक्टर होंगे जिस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होगा। बस ये मुझे पता था तुम लोग यही बोलने वाले हो कि डिसिमिलर जो बेसिस होंगे जो क्लासिफिकेशन करेंगे। लेकिन ध्यान देखो हमने क्या लिखा है, एनिमल्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। जो एनिमल्स हैं उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होगा और उनका फॉर्म अलग अलग होगा, लेकिन उनमें कुछ ऐसे फंडामेंटल कैरेक्टर हैं जो सिमिलर होंगे, उसी बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन करते हैं। आपका क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे को अलग अलग करना या सेम ग्रुप में डालना? अरे सेम ग्रुप में डालना, अलग अलग कैरेक्टर को अलग अलग तो करना ही करना, जिनके सिमिलर कैरेक्टर हैं उनको एक ग्रुप में डालना। तो ये वो बेस हैं जिनके बेसिस पे एनिमल्स में सिमिलैरिटी होगी, ये डिसिमिलर नहीं होंगे। ये वो बेसिस हैं जिनके अंदर सिमिलैरिटी होगी। तो क्या लिखा मैंने, लाइन क्या लिखी है वो देखो, एनिमल्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म। एनिमल स्ट्रक्चर में अलग हो सकता है, फॉर्म में अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे फंडामेंटल फीचर हैं जिसके बेसिस पे वो क्या है, सिमिलर है, जिसके बेसिस पे वो क्या है, सिमिलर है। तो ये वो फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, इसीलिए इनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो तुम लोगों ने क्या सोचा कि जब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इन बेसिस पे, तो इसका मतलब इनके बेसिस पे वो अलग अलग है? नहीं, इनके बेसिस पे वो सिमिलर है। एनसीईआरटी पढ़ना देना, लाइन पढ़ोगी? इसको दो ना, हमारे पास आवाज है, खोलो। फर्स्ट पेज निकालो, इधर इधर इस पेज पे। हाँ, क्लास में पहले लाइन से पढ़ो। सुनो देखो, देखो आप एक मिनट थोड़ा सा पेशेंस। हाँ इधर सुनो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं, एक एक बार हाँ बोलो। देखो पहले डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, यानी एनिमल्स किस बेसिस पे डिफरेंट है, स्ट्रक्चर और फॉर्म के बेसिस पे डिफरेंट है, लिखा। आगे बोलो। वापस सुनो, देखो फंडामेंटल फीचर कॉमन, आगे एक मिनट अब तुम्हें समझ में आया? वापस बोलो लाइन के, डिफरेंट किस बेसिस पे है, डिफरेंट है फॉर्म और स्ट्रक्चर पे डिफरेंट है, बट कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, फंडामेंटल फीचर्स। कॉमन क्या है, फंडामेंटल फीचर। तो मैंने उस कॉमन को क्या लिख दिया, सिमिलर, सिमिलर इन द फंडामेंटल फीचर्स। आगे जैसे एग्जांपल, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री। आगे या कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रिप्रोडक्टिव, मैंने कहा था तुम्हें। और आगे हाँ, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी बहुत सारे होंगे। तो मैंने बता दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, सिमेट्री हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम हो गया, इसके अलावा एम्ब्रियोनिक डर्म्स हैं, इसके अलावा बॉडी सील और सिलोम भी है, इसके अलावा सेगमेंटेशन है, और इसके अलावा
नोटोकॉर्ड है। अलग करना, अब तुम्हें समझ में आया कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिमिलर ग्रुप में डालना। तुम एक चीज और पढ़ोगे, चीज पढ़ोगे प्लांट किंगडम के अंदर, जो जबरदस्त ले पॉइंट लिखा हुआ है उसके अंदर एक टेक्सोनॉमी की कैटेगरी डाल रखी है जिसका नाम है न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी। ठीक है, वहां पर एक न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी है। ठीक है, नीट ने इस न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी का एक और नाम दे रखा है फाइलेटिक टेक्सोनॉमी। फाइलेटिक टेक्सोनॉमी भी उसको कहते हैं, न्यूमेरिक का दूसरा नाम है फाइलेटिक, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है। उस न्यूमेरिक टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं कि कोई भी प्लांट मिलता है ना, तो उसके कैरेक्टर को पर्टिकुलर कोड देते हैं। कैरेक्टर को क्या करते हैं? कोड दे देते हैं, नाम दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं, फिर उसको कंप्यूटर में डालते हैं। कंप्यूटर सारे कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है और एक साथ में 100 ऑफ कैरेक्टर को एनालाइज करता है और एनालाइज करके जिन जिन में सिमिलैरिटी है उनको एक ग्रुप में डाल देता है। तो जिन जिन में सिमिलैरिटी है उनको एक ग्रुप में डाल देता है। इसका मतलब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होगा? सिमिलैरिटी के बेसिस पे होगा, ना कि डिसिमिलैरिटी। यानी ये सारे कैरेक्टर क्या हैं? सिमिलैरिटी होंगे जिसमें उनका एक ग्रुप बनाया जाएगा। आई बातें समझ में? तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने वे में पढ़ते हैं और अपने अंडरस्टैंडिंग पे चले जाते हैं, हम अपनी सोच पे चले जाते हैं और फिर वो आंसर गलत हो जाता है, जबकि एनसीईआरटी कुछ और समझाना चाहती है। तो हमें वो लेवल तक पहुंचना पड़ेगा जहां से हमारा आंसर सही निकलेगा। डन? मल्टीपल है तो वो एक ही ग्रुप में जाएंगे सारे। फिर उसके बाद में आप क्या चेक करोगे? उसका एवोल्यूशन। इसलिए तो अलग अलग चीजों पर किया हुआ है कि उनका रिलेशन क्या है। सबसे लास्ट में हमने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रखी है? फाइलोजेनेटिक को, जिसको और क्या बोलते हैं? क्लैडिस्टिक। क्लैडिस्टिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। प्लांट क्लासिफिकेशन में यही तो दिक्कत हुई थी कि प्लांट क्लासिफिकेशन में ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन की है, ओनली एक्सटर्नल फीचर के बेसिस पे की है। तो क्या हुआ पता है? सिमिलर कैरेक्टर वाले को डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया उन्होंने। ये लुइस पास्चर, इसने कैरोलस लीनियस ने गड़बड़ी कर दी थी। ठीक है, तो कैरोलस लीनियस ने गड़बड़ी कर दी। फिर आया बेंथम एंड हुकर, उसने क्या किया? अंदर के कैरेक्टर भी लिए, एम्ब्रियो, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनेटमी, मॉर्फोलॉजी, बहुत सारे कैरेक्टर लिए। लेकिन बाद में उसने क्या गड़बड़ी की पता है? उसने क्लासिफिकेशन किया तो डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में जिम्नोस्पर्म टिका दिया कि डाइकॉट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मोनोकॉट। फिर उसको बाद में पता चला कि ये तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि पहले तो जिम्नोस्पर्म आया, फिर डाइकॉट आया, फिर मोनोकॉट आया, तब आया फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, कि जहां गड़बड़ियां हो सकती है उसको सुधारने का एक ही तरीका बचता है, वो कौन सा है? फाइलोजेनिक। खैर आएगा ये धीरे धीरे, तुम्हें समझ में। हटा दो ये। तो सबसे पहला है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें देखो अलग अलग लेवल हैं इनके। तो पहला जो लेवल है वो है सेल्यूलर। फर्स्ट लेवल कौन सा है? सेल्यूलर, सेल लेवल पे। अब तुम लोग सोच रहे होंगे सर सेल लेवल पे आती तो वो यूनिसेल्यूलर हो गया, आप उठाओ उसको प्रोटिस्टा में डालो। लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें हुआ क्या है? सेल्यूलर लेवल में इनका है लूज सेल मास। क्या लिखा मैंने? लूज सेल मास, मतलब नो टिश्यू। क्या तुम्हें पता है कि टिश्यू बनने के लिए सेल का ऑर्गेनाइज्ड होना, एक साथ होना बहुत जरूरी है, मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। द ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्मिंग सेम फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यू। ये बहुत सारी सेल तो है, लेकिन टिश्यू इन्होंने नहीं बनाया, और इनमें लेबर डिवीजन है। क्या डिवीजन है इनके अंदर? लेबर का डिवीजन है। एक सेल कह रही है तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगी, अपन मिलके कभी काम कर ही नहीं सकते। जब अपन मिलके काम ही नहीं कर सकते तो टिश्यू तो बनेगा ही नहीं। अरे बच्चों समझ मारी बात? तो क्या लिखा है मैंने? सेलुलर लेवल पे लूज सेल मास है, ढीली सेल है, और लेबर का डिवीजन है। एक सेल कोई काम कर रही है, कोई डाइजेशन कर रही है, कोई रेस्पिरेशन कर रही है, कोई एक्सक्रीशन कर रही है, कोई रिप्रोडक्शन कर रही है, सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। तो क्या टिश्यू बनेगा? क्या नहीं बनेगा। इसलिए अच्छा, दूसरा पॉइंट आगे ढंग से सुनना, गौर से सुनना। जब तुम्हें हमने डॉर्सी वेंट्रल लीफ पढ़ी थी, डॉर्सी वेंट्रल लीफ पढ़ी थी, डाइकॉट की लीफ पढ़ी थी, तो मैंने कहा था कि मीसोफिल दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, पैलिसेड पैरेनकाइमा और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। याद आ रहा है? और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा में जो सेल थी ना, वो लूजली अरेंज थे और बीच में एयर सैक थे। तो ये क्या है? लूज सेल, तो दे आर कॉल्ड स्पॉन्जेस।
तो porifera is also called as sponges. Why they are called sponges? Sponges because of loose cell mass. तो सेलुलर लेवल के लिए क्या आया? पोरीफेरा. और पोरीफेरा को हमने क्या बोला? स्पॉन्जेस. याद रहेगा? दूसरा जो लेवल है वो है टिश्यू. इसका मतलब अब यहां पर सेल्स मिलके काम करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने टिश्यू बनाना शुरू कर दिया. टिश्यू बनाना शुरू कर दिया तो इसका एग्जांपल है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा. सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा इसके एग्जांपल रहेंगे जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. थर्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन का है, यानी अब इन्होंने ऑर्गन बना दिया, टिश्यू ने मिलकर ऑर्गन बना दिया, तो इसका एक ही लेवल है प्लेटीहेल्मिन्थीस. और जो लास्ट वाला है वो है ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम से बड़ा लेवल हो नहीं सकता, तो लास्ट आ गया ऑर्गन सिस्टम. ये शुरू होता है एस्के हेल्मिन्थीस से लेके कॉर्डेटा. एस्के हेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा. ये 4 लेवल हैं. सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा. तो वर्टिबल कॉलम एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट नहीं है. यस एग्जैक्टली. एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है, फिर वो धीरे धीरे वर्टिबल कॉलम में कन्वर्ट होता है, मॉडिफाई होता है. हाँ तो हो गया ना रिप्लेस, क्योंकि पहले क्या था? नोटोकॉर्ड, फिर वो क्या बन गया? वर्टिबल कॉलम. तो हर किसी में तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता. अगर हर किसी में होता तो सारे वर्टिब्रेट होते हैं. अच्छा ऐसे सोचो कि नोटोकॉर्ड बनता किससे है? नोटोकॉर्ड बनता है मीजोडर्म से बनता है, और कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, होलो सेल्स का बना हुआ होता है. होलो, अंदर से पूरी होलो सेल्स होती है. लेकिन वर्टिबल कॉलम जो बनता है वो या तो कार्टिलेज का बनता है या बोन का बनता है. तो वो जो मीजोडर्मल स्ट्रक्चर है जो होलो सेल का बना हुआ है वो या तो कार्टिलेज में रिप्लेस होगा या फिर वो बोन में रिप्लेस होगा. वो हटके या तो कार्टिलेज बनेगा या बोन बनेगा, तब उसको आप क्या बोलोगे? वर्टिबल कॉलम. कौन कौन? क्या चीज? कौन कौन? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है बॉडी का किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तो बात कर रहे हैं अपन, कि भाई सेल लेवल की बॉडी है कि टिश्यू लेवल की बॉडी है कि ऑर्गन लेवल की बॉडी है या ऑर्गन सिस्टम लेवल की बॉडी है. तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने कभी पोरीफेरा पढ़ा तो क्या कभी उसमें पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम? हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो टिश्यू ही नहीं बनाते, तो सिस्टम कहां से बनाएंगे? यानी इनकी बॉडी सेल लेवल पे काम करती है, इनकी बॉडी टिश्यू लेवल पे काम करती है, इनकी बॉडी ऑर्गन बना के काम करती है, और इनकी बॉडी सिस्टम बना के काम करती है. जब भी हम सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, इन सब की बात करेंगे तो इनके बीच में बात करेंगे. इनके बीच में कभी भी इन सिस्टम की बात नहीं करेंगे. समझ में आई बात? बताओ, आएगा क्वेश्चन कर लोगे? तो फिर से बताओ कि पहले क्लासिफिकेशन में कितने फाइलम थे? पहले क्लासिफिकेशन में 10 फाइलम थे टोटल. उसमें से 9 किसमें थे? नॉन कॉर्डेटा में, और 1 कॉर्डेटा का था. उसके बाद में जब नया क्लासिफिकेशन आया तो फिर कितने हो गए टोटल फाइलम? कितने हो गए? 11 हो गए. उसमें से 10 तो नॉन कॉर्डेटा और 1 कॉर्डेटा है. तो बताओ वो कौन सा फाइलम है जो सब फाइलम था जो फाइलम बन गया? हेमीकॉर्डेटा. और वैसे टिनोफोरा भी वैसे ही हुआ था, लेकिन वो टिनोफोरा और भी पुराने क्लासिफिकेशन की बात थी. तो हेमीकॉर्डेटा. अच्छा एक काम करो, इसमें जाओ, हेमीकॉर्डेटा निकालो. हेमीकॉर्डेटा निकालो एनसीईआरटी में, और हेमीकॉर्डेटा की पहली लाइन पढ़ना जरा. मैं तुमको प्रूव करके बताता हूं कि देखो एग्जैक्टली वर्ड क्या है. पढ़ो एक इसको, हेमीकॉर्डेटा. हाँ पढ़िए. हाँ बोलो बोलो, चलो बोलो, चलो तुम बोलो. अरे नहीं, इसका गला खराब है, थोड़ा गला खराब है, बोलो. हाँ हाँ एक मिनट, देखो हेमीकॉर्डेटा अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम. सब फाइलम आगे अंडर फाइलम कॉर्डेटा, यानी कॉर्डेटा फाइलम था, हेमीकॉर्डेटा उसका सब फाइलम था. आगे
बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। यानी अब उसको उठा के नॉन कॉर्डेटा के सेपरेट फाइलम में रख दिया ना। इसका मतलब हेमिकॉर्डेटा पहले क्या था? सब फाइलम था, अब वो क्या है? फाइलम है। प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, ये हटा दो। तो बताओ, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर एनिमल सिमिलर होंगे या डिसिमिलर होंगे? सिमिलर होंगे, जिस बेसिस पे उसका क्लासिफिकेशन चल रहा है। ठीक है, हटा दूं। चले, अब आता है दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सिस्टम। अब इन्होंने सिस्टम तो बना लिया, लेकिन उस सिस्टम में भी कई सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी है, जिसमें पहली कॉम्प्लेक्सिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम की। कौन से सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है? डाइजेस्टिव सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी चल रही है। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। एक को कहते हैं इनकम्प्लीट और एक को बोलते हैं कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है जिनमें माउथ और एनस सेम है, एक ही ओपनिंग है, दो ओपनिंग नहीं है, दो सेपरेट ओपनिंग नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। जिसमें माउथ अलग है, एनएस अलग है, वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। एक को कह सकते हैं हम इनकम्प्लीट और एक को हम कह सकते हैं कंप्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है कॉमन ओपनिंग ऑफ कैनाल, और वी कैन से कॉमन माउथ एंड एनस, और वी कैन से ब्लाइंड सैक, जो हमारे अंदर सीकम था। इनकम्प्लीट के लिए तीन चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। ऑर्गन सिस्टम में एस्केल्मेंथीस से कॉर्डेटा, बिल्कुल सही है। एस्केल्मेंथीस में ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा, और से लेके कॉर्डेटा तक सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब आएंगे उसमें। ठीक है सर, मैं ये चैप्टर 4 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन इतनी क्लैरिटी फर्स्ट टाइम। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जब एक पहली बार में अगर हिट हो जाता है तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। अपने को समझ में आने से मतलब है, अपने को किससे मतलब है? समझ में आना चाहिए। चलिए, इनकम्प्लीट में एग्जाम्पल क्या होंगे? इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल होगा प्लेटीहेल्मिन्थीज। मैंने क्या लिखा है यहां पे? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ब्लाइंड सैक के लिए आपको क्या डालना है? ब्लाइंड सैक के लिए सिलेंट्रेटा, और टीनोफोरा भी डालना है। तुम लोगों ने हाइड्रा देखा है? हाइड्रा जिसके ऊपर टेंटेकल्स वगैरह होते हैं, ये हाइड्रा। वैसे डायग्रामेटिक व्यू में हाइड्रा के अंदर एक कैविटी है। इस कैविटी का नाम है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी का क्या नाम है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। इस कैविटी में ये फूड भी यहीं से डालेगा और अपना वेस्ट भी यहीं से निकालेगा। सेम ओपनिंग है, इसको कहते हैं ब्लाइंड सैक। ऐसा कैसा टीनोफोरा भी आएगा, जिसको सी वॉलनट कहते हैं, उसमें भी वहीं से ऊपर से फूड आएगा और ऊपर से वेस्ट जाएगा, उसको ब्लाइंड सैक कहते हैं। और फिर है प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में तुम लोगों ने देखा होगा प्लेनेरिया। प्लेनेरिया देखा, जिसको अपन टर्बिलेरिया या फ्री लिविंग फ्लैटवर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे सेंटर में एक एलिमेंट्री कैनाल होती है। इस एलिमेंट्री कैनाल का एक ही पाइप है जिसको फेरिंग्स कहते हैं। यहीं से एंट्री और यहीं से एग्जिट, यही माउथ है और यही एनएस है। ठीक है, तो ये भी क्या हुआ? इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की है, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि यहां पर एनसीईआरटी का बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। बहुत बड़ी मिस्टेक क्यों है? बिकॉज हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, और हमने एग्जांपल दिया प्लेटीहेल्मिन्थीज जिसमें ऑर्गन होता है, सिस्टम तो होता ही नहीं है। तुम लोगों ने यहाँ पे मिस्टेक को नोटिस नहीं किया होगा, बट मैं बताता हूँ यहाँ पे गड़बड़ियां क्या की है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने दे दिया डाइजेस्टिव सिस्टम को इनकम्प्लीट, और वो भी एग्जांपल में क्या दिया? प्लेटीहेल्मिन्थीज। जबकि प्लेटीहेल्मिन्थीज तो बेचारा ऑर्गन लेवल पर होता है, सिस्टम लेवल पे तो होता ही नहीं है, तो आप प्लेटीहेल्मिन्थीज कैसे घुसेड़ दिया? लेकिन फिर भी एनसीईआरटी है तो सिस्टम है, इनकम्प्लीट है तो इनकम्प्लीट है। ठीक है, दूसरा और बड़ा ब्लेंडर ऊपर क्या दिया है? टीनोफोरा और
सिलेंट्रेटा, जिसका बेचारा टिश्यू है, ऑर्गन का भी नाम नहीं है। चलो मैं मान लेता हूं कि एलिमेंट्री कैनाल इज ए ऑर्गन, मैंने मान लिया एलिमेंट्री कैनाल इज एन ऑर्गन, तो प्लेटी एलिमेंट्री सूट कर गया, लेकिन टिनोफोरा और वो तो सिलेंट्रेटा वो भी सूट नहीं करेगा क्योंकि बेचारे के पास टिश्यू है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। याद, तुम लोगों को ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब बात करेंगे कंप्लीट की। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत हुई है एसके हेलमिंथीस से लेके कॉर्डेटा तक। एसके हेलमिंथीस टू कॉर्डेटा, याद रहेगा भाई। एसके हेलमिंथीस से लेके कॉर्डेटा तक सबके पास माउथ और एनस सेपरेट है। हमारा माउथ किधर है? वेंट्रल, ये हमारी वेंट्रल सरफेस है, और एनस किधर है? डॉर्सल। माउथ वेंट्रल, एनस डॉर्सल। जबकि नॉन कॉर्डेटा में माउथ एंटीरियर और एनस पोस्टीरियर। अर्थवम देखा है? ये मान लो अर्थवम है, अर्थवम के आगे खड्डा है, पीछे खड्डा है, एंटीरियर माउथ, पोस्टीरियर एनस। बट इकाइनोडर्मेटा इज एक्सेप्शन ऑफ दिस कैटेगरी बिकॉज वेंट्रल माउथ है, उसका मुंह नीचे और इसका एनस ऊपर है। स्टारफिश खोलो, स्टारफिश खोलो, इकाइनोडर्मेटा निकालो, इकाइनोडर्मेट निकालो, पढ़ो माउथ वेंट्रल एंड एनस डॉर्सल, पढ़ो, बोलो। नहीं मिला? बोलो। इज कंप्लीट विद, बोलो, लोअर सरफेस यानी वेंट्रल सरफेस, एंड एनस अपर सरफेस यानी डॉर्सल सरफेस। पता चल रहा है कुछ कि कहां पर ट्विस्ट आएगा, कहां पर वो घुमाएगा? द वेंट्रल माउथ एंड एनस डॉर्सल एनस इज ओनली कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, इज कंप्लीटली रॉन्ग बिकॉज एक इकाइनोडर्मेट नॉन कॉर्डेट ऐसा है जिसके अंदर वेंट्रल माउथ और डॉर्सल एनस हो सकता है। तो वेंट्रल माउथ एंड डॉर्सल एनस इज ओनली कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट, द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वो सिर्फ कॉर्डेट का कैरेक्टर नहीं है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा रहता है, इसका माउथ नीचे है, इसके सारे ट्यूब फिट्स नीचे, पैर नीचे है इसके, तो ये उल्टा कैसे चलेगा? टांगे ऊपर करके कैसे चलेगा? अच्छा, अब एक और बात बताता हूं, क्या हुआ? क्लियर हो रहा है? मैं कनेक्ट कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है क्या मैं कहां कहां जोड़ रहा हूं उसको? वो सारी बातें हम इसको जोड़ रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे ये जो कंप्लीट, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है, उस कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल को ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम कहते हैं। हमारी बॉडी कैसी है? लाइक ऐसे ट्यूब, और हमारे अंदर एलिमेंट्री कैनाल क्या है? ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, एक और ट्यूब ट्यूब के अंदर है। एस्के हेलमिंथीस कैसा दिखता है? एस्केरिस, लंबा ट्यूब जैसा, उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल, एक और ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम। क्या बोलोगे भाई? ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम। इनकम्प्लीट कहते हैं फिर इसको, इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल। इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल को आप कई बार ब्लाइंड से सीधा सीधा कह सकते हो। अब आता है, पहला तो हो गया डाइजेस्टिव, दूसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम। तुम्हें ब्लड सर्कुलेशन में पढ़ा होगा, एक होता है ओपन टाइप, एक होता है क्लोज्ड। दोनों नाम सुनने लगे तुम्हें? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन में ब्लड बॉडी के अंदर फिल्ड होता है, ब्लड फिल्ड इन बॉडी, इन बॉडी कैविटी। ब्लड किस में भरा हुआ है? बॉडी की कैविटी में भरा हुआ है। जबकि यहां पे ब्लड कहां है? इन क्लोज्ड वेसल्स, ब्लड इन क्लोज्ड वेसल्स। अगर ब्लड क्लोज्ड वेसल्स में है तो क्लोज्ड रहेगा, ब्लड अगर कैविटी में बॉडी में भरा हुआ है तो ओपन रहेगा। इसमें ये बॉडी कैविटी याद रखनी बहुत जरूरी है, इसको हीमोसील कहेंगे। अगर हीमोसील नहीं आया तो साइनसेस आएगा, साइनस। कि ब्लड किस में भरा हुआ है? बॉडी कैविटी में, जिसको आप हीमोसील या साइनस कहते हो। यहां पर एक और चीज आने वाली है, वो है सेल्स
टिश्यू और ऑर्गन फिल्ड विद ब्लड, यानी सेल, टिश्यू, ऑर्गन सब ब्लड से भरे हुए, जबकि यहां पे नो कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। यहां पे ब्लड और सेल का कोई कांटेक्ट नहीं है। यहां पे जो ब्लड है उसको हीमोलिम्फ कहते हैं। ब्लड इज हीमोलिम्फ, जबकि यहां पे ब्लड और लिम्फ सेपरेट है। ब्लड एंड लिम्फ आर सेपरेटेड। ये सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंसेस पता होना चाहिए। ओपन वाले में ब्लड कैविटी में भरा होगा, क्लोज वाले में वो ब्लड वेसल में चलेगा। ओपन वाले में सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, वो खून में डूबे हुए रहेंगे, जबकि वहां पर कहीं पर भी कोई कांटेक्ट नहीं है, ना ब्लड का और सेल का कोई कांटेक्ट नहीं है, लिम्फ का कांटेक्ट होता है। इन ओपन वाले में ब्लड और लिम्फ सेम ही है, तो उसके खून को क्या कह देते हैं? हीमोलिम्फ। जबकि हमारी बॉडी में ब्लड अलग है, लिम्फ अलग है। है, और वो भी इनकम्प्लीट है, आपको उस हिसाब से बात करनी है। अभी तक का चैप्टर क्लियर है क्या? अब रियलाइज हो रहा है, मजा आएगा इस चैप्टर में। कॉकरोच डालेंगे ना इसमें, कॉकरोच भी पढ़ना ही है, क्योंकि कॉकरोच के 2 क्वेश्चन आए थे इस बार। पूछ लिया था, एक टेगमिना का वो विंग का क्वेश्चन आ गया था, मीजोथोरेक्स का क्वेश्चन आ गया था, ऐसे। डन। इसके बाद जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे वो स्ट्रेटेजी वाला है, स्ट्रेटेजी ऑफ द फूड एनहांसमेंट, वो पढ़ेंगे पहले, फिर जो बच जाएगा उसको देख लेंगे। ठीक है? स्ट्रेटेजी वाला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट, टिपिकल लेवल का चैप्टर होता है याद करने के हिसाब से। वो बता दूंगा मैं तुम्हें, ट्रिक्स वगैरह सारा वो याद हो जाएगा। हो गया? तो बताओ एनिमल किस बेस पे डिफरेंट है? वेरी गुड, स्ट्रक्चर एंड फॉर्म पे बेसिस पे डिफरेंट है। और वो जो मैंने 7 फंडामेंटल फीचर लिखा था उस बेसिस पे सिमिलर है, या आप कॉमन कह सकते हो, जिसके वजह से उनका क्लासिफिकेशन हुआ है। कौन कौन से 2 फाइलम पहले सब फाइलम थे? टीनोफोरा और हेमिकॉर्डेटा। अब वो दोनों सेपरेट फाइलम है। टोटल कॉर्डेटा के कितने फाइलम है? काइलम, फाइलम पूछा मैंने। टोटल कॉर्डेटा के कितने फाइलम है? कॉर्डेटा का एक ही फाइलम है, वो सब फाइलम है। कॉर्डेटा के कितने फाइलम है? एक ही फाइलम है। नॉन कॉर्डेटा के 10 फाइलम है, और कॉर्डेटा अपने आप में एक ही फाइलम है। तो कॉर्डेटा के सब फाइलम कितने हैं? अब 3 है। कौन कौन से? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। हाँ,
फाइलम क्या होता है? देखो फाइलम होता है ग्रुप ऑफ क्लास, ग्रुप ऑफ सिमिलर क्लास। अब बताओ मैमेलिया क्या है? व्हाट इज मैमेलिया? व्हाट इज मैमेलिया इज क्लास। पता है तुम्हें मैमेलिया क्या है? एक क्लास। और कॉमन क्लास का क्या होता है? कॉमन क्लास का क्या होता है? ऑर्डर होता है। फाइलम होता है कॉमन ऑर्डर की क्लास होती है। सिमिलर स्पीशी मिलके जीनस बनाते हैं, सिमिलर जीनस मिलकर फैमिली बनाते हैं, फैमिली मिलके ऑर्डर, ऑर्डर मिलके क्लास, क्लास मिलके फाइलम। तो ये जैसे एम्फीबिया वगैरह ये सब है, ये फाइलम ही तो है। तो ये सारे क्लास हैं, सॉरी एम्फीबिया मैमेलिया सब क्लास है। क्लास से मिला एक सब फाइलम जिसका नाम है वर्टिब्रेटा। इस सब फाइलम से 3 फाइलम और जुड़े तो बन गया फाइलम। कौन बन गया? कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा किंगडम कौन है? एनिमेलिया। ये आएगा फर्स्ट चैप्टर में, लिविंग वर्ल्ड में सारा क्लियर कर देते हैं। वहां से वैसे खींच के लेके आते हैं ना पहला चैप्टर से, तो ये चारों चैप्टर एकदम सीरीज में इतना जबरदस्त क्लियर होते हैं। लेकिन वो ठीक है, बीच में से आ गया तो चल गया, हटा दूं ये। तो ओपन के एग्जाम्पल क्या है और क्लोज के एग्जाम्पल क्या है? ओपन किस में है और क्लोज्ड किस में है? ओपन आएगा सबसे पहले, तुम बात करोगे तो आर्थ्रोपोडा, तुम्हें याद रखना है भाई, आर्थ्रोपोडा में ओपन आएगा। इसके अलावा मॉलस्का में ओपन आएगा। लेकिन मॉलस्का में तुम्हें एक वर्ड याद रखना है, नॉन सिफेलोपोड, ये याद रखना है। मॉलस्का के अलावा इकाइनोडर्मेट्स में भी आता है, इसको हम हीमल सिस्टम कह देते हैं। यहां पर एक वर्ड चलता है हीमल सिस्टम। इसके अलावा हेमिकॉर्डेटा में ओपन है। इसके अलावा कॉर्डेटा में, एक यूरोकॉर्डेटा में ओपन है। क्लोज्ड अगर आएगा तो सबसे पहले शुरुआत होगी एनेलिडा की, इसके बाद में आएगा सिफेलोपोडा जो कि अपने आप में मॉलस्का है, और फिर आएगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ऑलमोस्ट। तो तुम्हें ये एग्जांपल याद होने चाहिए, ओपन किस में है, क्लोज्ड किस में है। खुला वाला जो सिस्टम है वो आर्थ्रोपोडा में है। आर्थ्रोपोडा कॉकरोच वगैरह इन सब में ओपन होता है। तुमने कभी कॉकरोच को देखा है? कॉकरोच को एक काम करना, कभी मारा होगा तुम लोगों ने, ऐसे दबाया होगा, ऐसा टक आवाज आती है, और फिर उसके अंदर से वाइट वाइट केमिकल बाहर आता है, ऐसा लगता है कि उसका कीचड़ बाहर आ गया। उसका कीचड़ नहीं है, वो ब्लड है, कलरलेस ब्लड है वो, उसकी पूरी बॉडी में ब्लड भरा होता है, ठीक है ना। मॉलस्का में हमने क्या लिखा है, एक वर्ड लिखा है नॉन सिफेलोपोडा, और उधर लिखा है हमने सिफेलोपोडा। तो कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर ये सिफेलोपोडा नॉन सिफेलोपोडा क्या है। देखिए सिफेलाइजेशन का मतलब हेड होता है, ठीक है ना। तो मानो कि मैंने एक हेड बनाया, देखो ये हेड बनाया, और ये मैंने ऐसे 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 क्या बनाया, मैंने पांव बना दिए। तो क्या सिफेलो और पोडा मतलब पैर होता है क्या? तो सिफेलो मतलब सिर होता है क्या? जिसके सिर के साथ में डायरेक्टली पैर है वो सिफेलोपोडा। सिर सीधे पैर सिफेलोपोडा। अब तुम्हें याद रहेगा ऑक्टोपस में कौन सा सिस्टम है, क्लोज्ड, यानी सिफेलोपोडा। ऑक्टोपस, सीपिया एंड लॉलिगो, ये 3 नाम ऐसे हैं। सीपिया को कटल फिश कहते हैं, लॉलिगो को सी स्क्विड कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं। तो ये तीनों जो है ये सिफेलोपोडा की कैटेगरी है, और इन तीनों में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। नहीं नहीं नहीं, उसको मेड्यूसा स्टेज कहते हैं, वो अलग चीज है। हाँ वो अब उसमें बात करेंगे अपन सारा। अभी अपन एक बार सिस्टमैटिकली चल लेते हैं। इकाइनोडर्मेटा में हीमल सिस्टम है। कई बच्चे जानना चाह रहे होंगे ये हीमल सिस्टम क्या है, ये अपन इकाइनोडर्मेटा में पढ़ेंगे। और हेमिकॉर्डेटा में भी ओपन है। और कौन सा कॉर्डेट है जिसमें ओपन है, तो यूरोकॉर्डेटा, ये याद रखना है। कौन से ऐसे कॉर्डेट होते हैं जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इंपॉर्टेंट इज यूरोकॉर्डेटा, ठीक है। अब एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, सब है। यूरोकॉर्डेटा लिखा हुआ है, ये तुमने कहाँ पढ़ा है? ये कहाँ है यूरोकॉर्डेटा? पीछे आएगा यूरोकॉर्डेटा, बस उस कैरेक्टर में आता है, उसको ही तुमने यहाँ पे डाल दिया, सब एक साथ डाल दिया। तुम लोग इधर उधर ढूंढोगे ना, मैंने उसको एक साथ चिपका रखा है।
इधर उधर जाओगे, पीछे ढूंढोगे, आगे ढूंढोगे, मैंने सब एक साथ करा दिया तुम्हें, तुम टेंशन मत लो। रिप्रोडक्टिव में मेजर, ए सेक्सुअल, और फिर हमने लिखा मेजर सेक्सुअल। मतलब दो तरह के एनिमल्स हो सकते हैं जिनमें मेजर रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल हो और जिनमें मेजर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो। इनमें मैंने लिखा, मैंने मेजर रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल होता है, और इनमें मैंने लिखा है मेजर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। तो ये कौन होंगे? ये लोअर एनिमल्स होंगे, ये लोअर एनिमल्स होंगे। लेकिन लोअर एनिमल में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है टीनोफोरा। और ये कौन से हैं? हायर एनिमल्स है। रिप्रोडक्शन के बेसिस पे अभी मैं सारी बातें क्लियर करता हूं, चिंता मत करो, मैं हूं अभी यहां पे। देखो अभी मजा आएगा। रिप्रोडक्शन में, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं रिप्रोडक्शन मजा आएगा, पूरे चैप्टर मजा आएगा, ये इसकी बात नहीं चल रही है। तो रिप्रोडक्शन में दो तरह का होता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। कई ऐसे एनिमल हैं जिनका मेजर रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल है, कई ऐसे एनिमल हैं जिनका मेजर रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है। तो ए सेक्सुअल, एक बात बताओ तुमको कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? उससे पहले सेक्स ऑर्गन चाहिए ना, ऐसा क्या करते हो? सीधे हवा में उड़ाते हो, गैमेट कहां से आएंगे? पहले उसके लिए ऑर्गन चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए ऑर्गन? तो क्या तुम्हें लगता है कि पॉरीफेरा में ऑर्गन होगा? पॉरीफेरा में बेचारा सेल लेके बैठा है, वो कहां से ऑर्गन बनाएगा? टिनोफोरा में ऑर्गन है, सिलेंट्रेटा में ऑर्गन है, नहीं है ना? तो इसका मतलब जिनके पास ऑर्गन है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? वो क्या सोचेंगे कि यार कौन तो ऑर्गन बनाएगा, एक काम करते हैं, मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो बडिंग करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, और फिर नया बॉडी बनाएंगे। लेकिन जब इनका मूड कटता है, मतलब क्या होता है ना, सिचुएशन खराब हो जाती है, सिचुएशन खराब होने पर ये फिर क्या करते हैं, चलो यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो फिर इनके पास होती है एक स्पेसिफिक सेल जिसका नाम है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट, यू नो टोटीपोटेंट सेल। वो टोटीपोटेंट सेल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। जिसका बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में स्पॉन्जिला जेम्युलेशन। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाला जो चैप्टर है, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, जो तुम लोगों ने पढ़ लिया है, उसमें एक डायग्राम बना हुआ है स्पॉन्जिला का। उसमें अंदर की तरफ बड बने हुए छोटे छोटे, जिनको जेम्यूल कहते हैं। वो जेम्यूल या जेम्युलेशन आर्कियोसाइट से बनता है। किससे बनता है? एक टोटीपोटेंट सेल से। और वही आर्कियोसाइट बाद में जाके क्या करेगी? टेस्टिस और ओवरी बनाएगी, और क्या करेगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगी। तो इसका मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कभी कभी होगा, मेजर कौन सा हुआ? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। लेकिन जिनमें ऑर्गन होते हैं वो क्या सोचेंगे? बेटर क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कभी कभी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेते हैं। लेकिन इन सब में एक्सेप्शन कौन है? टिनोफोरा। के लोअर एनिमल होने के बाद में भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता। निकालो टिनोफोरा, निकालो टिनोफोरा, पढ़ो लाइन उसकी। एग्जाम्पल में से तीसरी लाइन ऊपर से, मतलब नीचे से तीसरी लाइन पढ़ोगे, बस खत्म आई बात। क्या लाइन आई? रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब क्या नहीं है? ए सेक्सुअल है ही नहीं, जबकि ये लोअर एनिमल है। मैंने तुम्हें क्या कहा था? तुम इधर उधर ढूंढोगे, मैंने सब एक साथ डाल दिया। ठीक है, क्लियर? हटा दूं? हायर एनिमल्स का मतलब है जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ जाएगा, वो हायर एनिमल। जेम्यूल्स, एक काम करो, फर्स्ट चैप्टर निकालो 12th, ये तो 11th की किताब है तुम्हारे पास। ये वो निकाल देना, इसके पास है ना, बुक है। जेम्यूल्स निकालो, देखो ये रहा। सबको बताओ एक बार बुक ऊपर करके। ये गोला बना हुआ दिख रहा है ऑरेंज कलर का, फिर पीछे ऑरेंज कलर का गोला बना हुआ दिख रहा है, ये स्पॉन्जिला है, और ये अंदर के बड बने हुए जिनको जेम्यूल्स कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेम्युलेशन। ये हो गया ना चैप्टर तुम्हारा रिप्रोडक्शन वाला, तो बस है, करा दिया ना, तो बस हो गया। मतलब
ये रह गया ना सर, स्पोरुलेशन, कॉर्निडिया वगैरह। देखेंगे लास्ट में, एक बार स्ट्रेटेजी होने के बाद फिर देखेंगे, इसको भी देख लेंगे, कर लेंगे एक बार, कवर कर लेंगे। डन। टीनिया सोलियम फ्लैट वर्म है, प्लेटी एल्मेंथीस, इसको क्या बोलते हैं, रिबन वर्म। एसेक्सुअल, लोअर एनिमल है ना, ऑर्गन तक ही है। डन। तो हटा रहा हूं मैं इसको भाई। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हमको पता चल गई। अब जो थर्ड लेवल आता है वो है सिमेट्री। थर्ड लेवल कौन सा है, सिमेट्री। अब देखो सिमेट्री क्या होती है, इसको समझना बहुत जरूरी है। सिमेट्री क्या होती है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इधर ध्यान दें सब लोग। सपोज करो कि तुम्हारे सामने एक तरबूज है, तरबूज है ना, वाटरमेलन है, और एक तुम्हारे पास में ककम्बर यानी खीरा, ये दो एक तुम्हारे सामने प्लांट है। तुम जब तरबूज को देखोगे तो तरबूज में देखना, एक्चुअली एक होता है वर्ड एक्सिस, एक वर्ड होता है प्लेन। ये दो पॉइंट समझ में आना चाहिए। एक वर्ड का नाम है एक्सिस, एक वर्ड का नाम है प्लेन, ठीक है। वो लाइन, वो इमेजिनरी लाइन, वो इमेजिनरी लाइन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर पॉइंट से निकलेगी उसको एक्सिस कहेंगे। वो इमेजिनरी लाइन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेंटर पॉइंट से निकलेगी उसको आप क्या बोलोगे, एक्सिस। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो ये हमारा नेवल है ना, ये सब मान लो, इसको मिडल पॉइंट मान लो, इसका अंदर का सेंटर पॉइंट को मान लो कि ये सेंटर पॉइंट है, इससे निकलने वाली लाइन को आप क्या बोलोगे, एक्सिस। अब लाइन ऐसे जा सकती है और ऐसे जा सकती है, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दो तरह की एक्सिस पॉसिबल है। ये बात तो समझ में आ गई। तो तरबूज में ऊपर एक डॉट है, नीचे भी एक डॉट है, इन दोनों डॉट के बीचों बीच का जो पॉइंट होगा वो एक्सिस होगा, वो मिडल पॉइंट होगा, उससे निकलने वाली लाइन को बोलोगे एक्सिस। अब मैं उस एक्सिस से निकलने वाला वो कट निकालूंगा जो कि सरफेस जिसकी फ्लैट होगी। जैसे मैं काटाऊंगा तरबूज को, मान लो मैंने तरबूज को काटा, उस पॉइंट से गुजरते हुए लाइन को काटा। जब दो तरबूज के पार्ट बने, दोनों फ्लैट है कि नहीं है, इधर भी फ्लैट है इधर भी फ्लैट है, उस फ्लैट सरफेस को कहते हैं प्लेन। उस फ्लैट सरफेस को क्या बोलते हैं, प्लेन। तो अगर मान लो तरबूज को मैंने ऐसे काटा तो दो इक्वल पार्ट बन गए, ऐसे काटा तो भी दो इक्वल पार्ट बन गए, ऐसे काटा तो भी इक्वल पार्ट बन गए। इसको कहते हैं रेडियल सिमेट्री। किसी भी प्लेन से काटो, दो फ्लैट सरफेस इक्वल दिखेगी तो उसको क्या बोलोगे, रेडियल सिमेट्री। अरे समझ में नहीं आई क्या बात है, आई। ह्यूमन की बात करते हैं, चलो अब मेरे को देखना ढंग से है ना। सब मेरी ये जो सरफेस, इसको बोलते हैं एंटीरियर, एंटीरियर है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर। ये है वेंट्रल, ये है डॉर्सल, ये है लेटरल। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा कि एकदम बिल्कुल सेंटर का एक पॉइंट है जिसको मैंने एक्सिस बोला। अब मैं ह्यूमन को कट करेंगे, मान लो दो इक्वल पार्ट बनाने के लिए। सपोज करो मैंने ऐसे काट दिया, तो क्या होगा, अपर बॉडी अलग हो गई, लोअर बॉडी, दोनों इक्वल पार्ट नहीं है, तो नहीं है ना। तो अगर ऐसा होता, इन केस अगर ऐसा होता, इसको कहते हैं एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, एंटीरियो पोस्टीरियर सिमेट्री। क्या कह देते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर सिमेट्री कह देते हैं। तो ये तो हो नहीं सकता। अब मान लो मैंने ऐसे काटा, ऐसे ऐसे यूं कट किया, तो मुंह वाला आगे आ गया, पीठ वाला वर्टिबल कॉलम पीछे चली गई, हार्ट आगे आ गया, तो ये तो इक्वल ही नहीं है। तो अगर ऐसा होता तो क्या बोलते हैं, डॉर्सो वेंट्रल सिमेट्री, डॉर्सो वेंट्रल सिमेट्री। अगर दो इक्वल हो जाते तो, ये तो वही नहीं। अब मैंने ऐसे काटा, अब पता चला आंख इधर गई, एक आंख इधर गई, कान इधर गया, कान इधर गया, आधा जॉ इधर, आधा जॉ इधर, हार्ट आधा इधर सेंटर में होता है, आधा लंग्स इधर, आधा लंग्स इधर, ठीक है, एक टांग इधर, एक टांग इधर, हाथ इधर, हाथ इधर। तो क्या हुआ, ऑलमोस्ट क्या हो गया, दो इक्वल पार्ट बन गए। जब ऑलमोस्ट दो इधर इधर बने तो यानी एक लेटरल इधर, एक लेटरल इधर, बायलेटरल सिमेट्री। तो एक सिमेट्री बायलेटरल। अब तुम कैसे ही कट करो, दो इक्वल पार्ट नहीं बने, एसिमेट्री। अरे समझ में नहीं आया? तो रेडियल सिमेट्री क्या है, बायलेटरल सिमेट्री क्या है? तो जैसे मैंने बोला रेडियल सिमेट्री है,
तो 2 इक्वल हाफ फ्रॉम एनी प्लेन ऑफ सेंट्रल एक्सिस, इसको रेडियल बोलने वाले हैं, और दूसरा है बाइलेटरल। और थर्ड तो हो गया एसिमेट्री। तो जैसे रेडियल सिमेट्री के लिए जो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया है वो इस टाइप का एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने कि भाई अगर अपन इस प्लेन से कट करें या इस प्लेन से कट करें तो वो रेडियल सिमेट्री होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा सिलेंट्रेटा, और एक एग्जाम्पल होगा टिनोफोरा। बाइलेटरल सिमेट्री में उन्होंने क्या किया, एक इस टाइप का एक डायग्राम इन्होंने दे दिया। ये इस टाइप से देखो, तो उन्होंने एक ऐसे डायग्राम दे दिया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होने वाला बाइलेटरल। एक ये वाला डायग्राम दे दिया उन्होंने जिसमें हाइड्रा दे दिया। तो हाइड्रा को कट करोगे तो क्या होगा, दो इक्वल पार्ट तो कैसे ही बन सकता है। जबकि एसिमेट्री में क्या होता है कि कैसे भी कट करोगे दो इक्वल पार्ट नहीं बन सकता। जैसे एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम मैं तुम्हें देता हूँ। ये एक स्पॉन्ज का यानी पॉरीफेरा का डायग्राम है। अगर तुमसे कोई कह दिया जाए कि भाई इसको कट करना है तुम्हें दो इक्वल पार्ट में, तो हो सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। कहीं से भी कट करोगे दो इक्वल पार्ट नहीं बन सकते। तो ये एसिमेट्री में जाता है। तो इस एसिमेट्री का एग्जांपल क्या है, पॉरीफेरा। इसका एग्जांपल क्या है, पॉरीफेरा। बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल होगा प्लेटीहेल्मेंट से लेके कॉर्डेटा। प्लेटीहेल्मेंट टू कॉर्डेटा। प्लेटीहेल्मेंट से लेके कॉर्डेटा तक सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री में चले जाएंगे, ठीक है। और टिनोफोरा और सिलेंट्रेटा दोनों किस में चले जाएंगे, रेडियल सिमेट्री में। अब मैं एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बताने वाला हूं जो मान के चलना, ऐसा मैं मानता हूं 99% क्वेश्चन अगर सिमेट्री का आएगा तो वही आएगा। वो ये है इकाइनोडर्मेट्स का। इकाइनोडर्मेट का जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री शो करेगा, ठीक है। और जो लार्वा है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा बाइलेडियल। तो वो कौन सा फाइलम है जिसमें दो टाइप की सिमेट्री जाएगी, इकाइनोडर्मेट्स। दो टाइप की जो सिमेट्री जाएगी वो है इकाइनोडर्मेट्स। अडल्ट तो जाएगा रेडियल पे और लार्वा जो जाएगा बाइलेटरल में जाएगा, ठीक है। अब मैं एक स्टैंडर्ड ऊपर लेके जाता हूं। एक स्टैंडर्ड ऊपर में ये पूछेगा वो लार्वा कौन सा है जो बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, उस लार्वा का नाम पूछेगा। समझ मारी बात। भाई एनसीईआरटी ने सिर्फ लार्वा लिख के छोड़ दिया, भाई एनसीईआरटी ने इकाइनोडर्मेटा का लार्वा देके छोड़ दिया, ये इतना देके छोड़ दिया। तो फिर वो पूछेगा ना वो कौन सा लार्वा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लार्वा शोज बाइलेटरल सिमेट्री।
तो क्या वो लार्वा का नाम नहीं पूछ सकता? पूछ सकता है। नाम नहीं दिया एनसीईआरटी ने, लेकिन हमको नाम याद रखना है। उस लार्वा का नाम है बायपिनेरिया। अब तुम यूं भूल नहीं सकते, बायपिनेरिया, दो पिन्ना है तुम्हारे पास में, बायपिनेरिया, तभी तो दो इक्वल पार्ट बनेंगे, दो पिन्ना में कट हो जाएगा, बायपिनेरिया। हाँ, बस बायपिनेरिया, इसलिए तो। और एसिमेट्री क्योंकि पॉरीफेरा में है, तो पॉरीफेरा में एक एक्सेप्शन है जो तुम्हें याद करना पड़ेगा, वो है ल्यूकोसोलिनिया। ल्यूकोसोलिनिया रेडियल सिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल कौन है? पॉरीफेरा है। लेकिन पॉरीफेरा में, अच्छा एक काम करो, मैं एक बात बताता हूं तुम्हें। पॉरीफेरा खोलो, खोला? अब इसमें देखो, मोस्ट ऑफ द पॉरीफेरा रेडियल सिमेट्री। पढ़ो वर्ड। हाँ, मोस्ट ऑफ द एसिमेट्री लिखा है। मोस्टली, मोस्टली एसिमेट्रिकल का मतलब ये तो नहीं होता ऑल आर एसिमेट्रिकल। पढ़ो, लाइन पढ़ो। मोस्टली एसिमेट्रिकल का मतलब ये तो नहीं होता ऑल आर एसिमेट्रिकल, यानी कोई तो है जो अलग है, वो यही तो है अलग है, यानी उस मोस्ट का भी जूस निकाल दिया। हाँ, तो तुम लोग इधर उधर ढूंढोगे, यहां से वहां से निकालोगे, इससे बेटर एक साथ। डन। तो सिमेट्री यहां खत्म हुई, नेक्स्ट पर आते हैं। किस प्लेन में काटोगे? दोनों पे एक साथ बड लगी हुई ऊपर साइड में, तो एक जब एक किसी भी प्लेन में काटोगे बड एक तरफ चली जाएगी, वो हो नहीं सकता। फिर काट के फिर चिपका देते हैं। इसलिए क्लास में कितना फायदा होता है, मतलब क्लास में आने से, पढ़ने से, समझने से बहुत फायदा होता है। नहीं नहीं, हाँ, अच्छा ऐसा, अभी बताएंगे। एनी प्लेन में वो सेंटर वाली लाइन से गुजरने वाली लाइन ही होनी चाहिए, समझ में आई बात? हाँ, वो सेंटर वाले पॉइंट से एक्सिस वही सेम होनी चाहिए, अलग अलग एक्सिस नहीं। ऐसा पता चला एक ऊपर वाली एक्सिस ले ली, एक नीचे वाली एक्सिस ले ली, ऐसा नहीं। एक ही एक्सिस हो, वही एक्सिस हो, और उसी के सारे प्लेन हो और इक्वल पार्ट बनते हो, तो ही रेडियल बोलेंगे। मान लो एक कट काट दिया आपने सेंट्रल एक्सिस से, यानी वर्टिकल एक्सिस से, और दूसरा काट दिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक इससे इक्वल पार्ट बन रहा है कि इससे बन रहा है, वो नहीं होगा, है ना? एक ही एक्सिस में हर प्लेन से, उसी एक्सिस के हर प्लेन से होना चाहिए। इजी।
अभी तक तो इजी है। ये स्टार फिश का लार्वा है ना, बाइपिनेरियल लार्वा, स्टार फिश का लार्वा है। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि इसके बाद में देखो 2 चैप्टर और करने पड़े हैं अभी, स्ट्रेटेजी और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। डन, हटा दूं? चलो अब लास्ट एक और देख लेते हैं। सिमेट्री के बाद में आता है एम्ब्रियोनिक डर्म्स। अच्छा, एम्ब्रियोनिक डर्म्स के बेसिस पे एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक्स और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है एक्टोडर्म होगी और एंडोडर्म होगी, मेसोडर्म नहीं होगी। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है तीनों डर्म्स होगी। तो मेसोडर्म की जगह पर होगी मेसोग्लिया। मेसोडर्म की जगह पर क्या होने वाली है? मेसोग्लिया होने वाली है। तो डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट मेसोडर्म नहीं है। तो ये तो हो गया एक्टोडर्म, ये अंदर वाली हो गया एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मेसोग्लिया। मेसोडर्म नहीं है यहाँ पे, मेसोग्लिया। मेसोग्लिया को और क्या कहते हैं? मेसेनकाइम भी कहते हैं। मेसेनकाइम को और क्या कह सकते हैं? मेसोहाइल भी कह सकते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, बट मेसोडर्म की जगह पर मेसोग्लिया। और मेसोग्लिया नॉन सेल्यूलर और होती है, याद रखना भाई। मेसोग्लिया कैसी होती है? नॉन सेल्यूलर होती है। इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर आ जाएगी। यानी एक्टोडर्म है ही है, बीच में मेसोडर्म भी आ गई, और सबसे अंदर एंडोडर्म भी आ गए। तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों आ गया। और इसका एग्जांपल है प्लेटीहेल्मेंथ से लेके कॉर्डेटा। प्लेटीहेल्मेंथ टू कॉर्डेटा, सारे के सारे आ गए। समझ गए? तो मेसोडर्म की जगह पर क्या होगा? ग्लिया। एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है। देखो, एक्टो का मतलब होता है जो स्किन बनाएगा, एंडोडर्म का मतलब है जो एलिमेंट्री कैनाल बनाएगा। तो दो तो लेयर हो गई, स्किन हो गई, एलिमेंट्री कैनाल हो गई। अब इन दोनों को जोड़ेगा कौन? तो इन दोनों को जोड़ने के लिए ग्लू चाहिए, ग्लू। मेसोग्लिया, न्यूरोग्लिया, न्यूरॉन पे चिपकी हुई न्यूरोग्लिया, और इन दोनों को चिपकाने वाली मेसोग्लिया।
तो मीसोडर्म की जगह पर क्या, मीसोग्लिया। तो पॉरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा में है डिप्लोब्लास्टिक। प्लेटीहेल्मिन से लेके कॉर्डेटा तक हम सब लोग क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। डन। ठीक है, फिर अगली क्लास में करेंगे बाकी, क्योंकि टाइम ओवर। ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।